लो, नाकाम हो जाओगे। जमाना तब्दील हो गया है, अब G3 का जमाना खत्म, अब 3G का जमाना है। कोई पत्थर मारे जवाब में आप पत्थर न मारे। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, वो शख्स कराची से गिरफ्तार हो चुका है। कल उसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जो भी जिम्मेवारान हैं उनको कानून के कटहरे पे लाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत बहुत तगोदो कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। दो मेन टॉपिक्स हैं आज के प्रोग्राम में। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपनी करारदाद पार्लियामान की खुद पास की हुई इत्तेफाक राय के साथ, उसके ऊपर वजाहत पेश की और सऊदी अरब से हमने किस किस्म के ताल्लुकात रखने हैं उस हवाले से। और दूसरा चौधरी निसार की स्टेटमेंट या कन्फर्मेशन कि रेंजर्स ने डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में की सस्पेक्ट जो मुअज़्ज़म अली नाम से जाने जाते हैं उसको गिरफ़्तार कर लिया अजीज़ाबाद कराची से। पहले टॉपिक के हवाले से तो एक सफारती सतह के ऊपर ये कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा बुरी नाकामी की सूरत हाल हो ही नहीं सकती कि आपकी पार्लिमान की करारदाद जो आपने 10 अप्रैल को पास की थी, जिसके नतीजे में आपको रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा यूएई से। एक धमकी अमेज़ ट्वीट की उनके मिनिस्टर ने। फिर आपका सऊदी वज़ीर, इस वक्त सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, सऊदी अरब ने आपसे शिकवा किया। पहले आपने उनकी तवक्कुआत आसमान पे पहुँचा दी कि हम तो तैयार बैठे हुए हैं, और फिर आपकी पार्लिमान ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते। फ़ौज के अंदर तशवीश थी, रिजर्वेशन थी कि हम यमन की जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। 193,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं ज़रब-ए-अज़ब लड़ रहे हैं, और वहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से इस वक्त लड़ रही है इक़्तिदार की खातिर। शिया सुन्नी फसाद नहीं है। गो के एक ग्रुप को मुकम्मल तौर पर सऊदी सपोर्ट कर रहे हैं, एक ग्रुप को मुकम्मल तौर पर हौसीज़ को ईरानी सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसकी शक्ल सेक्टेरियन पहले बन चुकी है। एक ग्रुप जो है वो सऊदी अरब के लिए आवाज़ उठा रहा है, मजहबी ग्रुप, मजहबी तंजीम है, और दूसरी सेक्टेरियन जो है उनके पीछे ज़ाहिर है वो ईरान के साथ जिनकी लीनिंग होगी उधर से आवाज़ उठ रही है। तो ये वो चीज़ थी जिसको पाकिस्तान को अवॉइड करना था। सऊदीज़ पाकिस्तान के दोस्त हैं, दो राय है ही नहीं। हर मुश्किल वक्त में, कड़े वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, और पाकिस्तान के साथ उनकी रिलेशनशिप ऐसी है कि हम अरब इजराइल वॉर में, या उनका यमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो उसमें, या जॉर्डन में, चाहे अच्छा था या बुरा था, पाकिस्तानी फ़ौजें पहले जाकर वहाँ ये काम करती रही हैं। अभी भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि हमें रीइंफोर्समेंट्स करनी थी वहाँ, जो अपने लोग एडवाइज़र्स, टेक्निकल एडवाइज़र्स या एक्सपर्ट्स मौजूद थे हमारे, या हम सऊदी अरब के साथ मिलकर मुश्तरका मशक़ें कर रहे थे। पहले हमने कुछ और कहा, फिर पार्लिमान ने कुछ और कहा, आज वज़ीरों के बयानात के बाद वज़ीर आज़म ने कुछ और कहने की और कौम को समझाने की कोशिश की। तो मुकम्मल तौर पर सफारती महाज के ऊपर 100% या 101% नाकामी है। हमने वो जो एक होता है ना बड़ा वेल कैलकुलेटेड रिस्पांस, वो देना चाहिए था, जो दिया ही नहीं। अभी भी हमने करना कुछ और है, कौम को अभी कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं अल्फाज का लिबादा पहनाकर। सीधी और साफ बात है कि सऊदी अरब से दोस्ती है तो दोस्ती को निभाना है। यमन की जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन सऊदी सरजमीन के ऊपर रीइंफोर्समेंट्स करेंगे ताकि सऊदीज़ को हम उनके साथ खड़े रहें और इजहार यकजहती कर सकें। इसके अलावा इसमें दूसरी राय की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन बहुत इबाहम फैलाया हमारे हुकूमत वक्त ने। दूसरा टॉपिक है डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस, 2010 का कत्ल। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ वक्तों में डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा से लेकर मुख्तलिफ़ होम मिनिस्टर सिंध, मुख्तलिफ़ हुकूमतें मुख्तलिफ़ बयानात दे चुके हैं। एक दावा यह था कि ISI के पास 2 लोग हैं, कराची एयरपोर्ट पर आए थे। MI6 ने हमें बताया था, हमारे वहीं से टारमेक से ये लेकर MI6 ISI वाले आगे हुए हैं, और आप 12 में इन्होंने रखे हुए हैं, हमने दिए नहीं। उसके बाद से UK वाले मांग रहे हैं। ताज़ा तरीन उस पर यह थी कि एक शख्स मुअज़्ज़म अली नामी, जिसने फैसिलिटेट किया था 2 लोगों का विज़िट जो सस्पेक्ट हैं, की सस्पेक्ट हैं डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में, वो शख्स कराची में मौजूद है। रेंजर्स ने परसों ये शोर शुरू हुआ कि इमाम बारगाह जो अजीज़ाबाद के करीब ही है, वहीं पे जाकर उन्होंने एक छापा मारा, कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया, और उसी में ये साहब जो है मुअज़्ज़म अली, ये भी गिरफ़्तार हुए, जिनका कराची वाटर बोर्ड के किसी एम्प्लॉय से ताल्लुक़ बताया जाता है। अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। NA 246 का इलेक्शन भी है, लेकिन हम फोकस रखेंगे डॉक्टर इमरान फारूक से स्टार्ट करेंगे। ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो ज़मानत है वो मिडल ऑफ अप्रैल तक है, कोई 14 या 15 अप्रैल को उनकी ज़मानत खारिज होगी, और जिस तरीके से पहले अनवर अली साहब की वहाँ पर बरतानवी एक पुलिस स्टेशन में पेशी थी, वैसे ही जाएंगे। कुछ सवालात होंगे, अगर उनके पास कुछ एविडेंस होगी तो वो रिटेन करेंगे, नहीं तो नहीं रिटेन करेंगे, डिटेन करेंगे, नहीं तो नहीं डिटेन करेंगे। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन वो 15 अप्रैल वो भी करीब आ रही है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन 2 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 3 मेहमान शरीक गुफ्तगू होंगे। तीनों कराची से हैं। इमरान इस्माइल साहब PTI से, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी से और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब MKM से। तीनों को वेरी वार्म वेलकम। ख्वाजा साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। बाई नेम आज का केस स्टार्ट करता है आपकी जमात का नाम लेकर के। आपकी जमात की जानिब से कहा गया कि अजीज़ाबाद में मौज़म अली को रुकिए। फिर आप ही की जमात के एक साहब इफ्तिखार हुसैन साहब जो लंदन में, कहा गया कि उनको कॉल की गई। ये कुछ कनेक्शन की वजाहत आप करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बात वाज़े करते चलूँ कि हमारा रोज़े अव्वल से ये मौक़िफ़ है कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक हमारी पार्टी के इंतहाई सीनियर और वाहिद कन्वीनियर रहे हैं और उनके कत्ल की तहक़ीक़ात के सिलसिले में हम पाकिस्तान में भी और लंदन में भी वहाँ की अदालतों से, यहाँ की अदालत और यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते रहे हैं और करेंगे। हमें यहाँ पर भी और वहाँ पर भी इदारों से और अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है और विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हम इसको जिस तरह से परसू कर सकते हैं करेंगे। जहाँ तक बात है मौज़म नामी किसी शख्स की गिरफ़्तारी की, तो कल हमारी राब्ता कमेटी का एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि इस नाम के शख्स का MKM से कोई ताल्लुक़ नहीं और न ही ख्वाजा साहब गिरफ्तारी के बाद यह बयान जारी हुआ। क्यों इसलिए जारी हुआ कि कहा यह गया था कि 90 से गिरफ्तार। अब 90 650 घरों पर मुश्तमिल है और 90 छापे के बाद जो एक अफसोसनाक यहाँ पर वाक़या पेश आया, उसके बाद तासुर हर ख़बर का यही होता है कि शायद 90 के करीब से अगर कोई पकड़ा गया तो शायद उसका बिल वास्ता या बिला वास्ता MKM से ताल्लुक़ होगा। हम क्योंकि एक जमात हैं, इसकी गिरफ्तारी की जो खबर ये थी कि अजीज़ाबाद में जो इमाम बारगाह है वहाँ से या उसके करीब तरीन कोई जगह है वहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया। उसका नाम भी लिखा हुआ है इमाम बारगाह का कि जहाँ के करीब तरीन से इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें 90 एग्जैक्टली जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का घर है उसका ताल्लुक़ नहीं था। आपकी जमात से ये वजाहत क्यों आई कि इनका MKM से ताल्लुक़ नहीं है? ये आपकी गिरफ्तारी के बाद वजाहत आई है, उससे पहले नहीं थी ये वजाहत? ज़ाहिर है गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद वजाहत आई है ना। दूसरी एक चैनल तो नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं। मैं आपको मुख्तलिफ चैनल्स के टिकर्स व्हाट्सएप कर सकता हूँ जहाँ पर ये चला कि 90 के करीब से गिरफ्तार हुए, तो उसकी वजाहत के सिलसिले में वो बयान है। अब कौन मुलव्विस है, ताने बाने क्या हैं? हमारा बहरहाल सबसे बड़ा अलमिया 2010 में जो नुकसान हुआ 16 सितंबर की रात को, वो सबसे बड़ा नुकसान भी हमें हुआ। हम समझते हैं कि इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और बड़ी खुशाइन बात है कि ख्वाजा साहब क्या हमाद सिद्दीकी साहब का इनसे रब्ता था? मैंने आपसे क्या कहा, मैं तो पर्सनली उस शख्स को जानता नहीं हूँ, तो लाजमी सी बात है ये अभी इन्वेस्टिगेशन के जो टिकर्स हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। ना ही किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने MKM को बराह रास्त बताया है, ना ही अदालत में पेश हुआ है। तो ये तो एक क़यास आराई पर मबनी है। कल जब अदालत में कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई वहाँ पे बयान आएगा तो यकीनन हमारी लीगल टीम उसका जवाब देगी और उसी पैराए में उसको गौर फिक्र किया जाएगा। इस वक्त तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता ख्वाजा इजहार साहब कौन है और उसका किससे राब्ता है। MKM जो है मौज़म अली के दिफा में पेश होगी या अगर MKM का एज ए पार्टी नाम आया तो अपनी पार्टी की सफाई में जाएगी? क्या मौज़म अली का दिफा आप करेंगे? जिस शख्स को हम जानते नहीं, जिसको हम डिसोन कर चुके हैं, तो बताइए हम उसका दिफा किस बुनियाद पर करेंगे? क्योंकि 2 अशखास जो अभी तक बताए गए, अब इंटीरियर मिनिस्टर ने जब चौधरी निसार का बयान आ गया तो हमारे पास तो उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी वाला अथॉरिटी वाली पर्सनैलिटी बचती नहीं है ना, इसलिए मैं उसको बेस करके आपसे सवालात करूँगा। वाटर बोर्ड के जिस शख्स का ताल्लुक बताया गया और ये कहा गया कि यहाँ से इफ्तिखार हुसैन साहब को, जो अजीज़ भी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के, उनको कॉल गई, तो फिर उसके ऊपर थोड़े से सवालात उठ जाएंगे आपकी जमात के हवाले से और आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और आपका हक़ है कि आप सवाल करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तहत ना मैं अपनी कानून नाफिज करने वाले इदारों पे मुझे कमेंट करना चाहिए, ना अदालत में कल होने वाले वाक़े पे पहले से मुझे कोई प्रेडिक्शन करनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी होगा आईनी और कानूनी तरीके से MKM अपना मौक़िफ़ पेश करेगी और ताउन करेगी। एक सवाल पूछ लूँ फिर मैं अगले मेहमान की तरफ जाऊँगा। आपको इस कार्रवाई के ऊपर एतमाद है? रेंजर्स जो करेंगे ठीक कर रहे हैं? देखिए, मैं इत्तेफाक से वकील भी हूँ, मैं फिर आपसे यही बात करूँगा, मुझे अभी तक मेरे किसी वकील के ज़रिए, अदालत के ज़रिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के ज़रिए कानूनी तौर पर कोई बात मुहैया नहीं की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला साहब का बयान हमारे नज़र से गुज़रा है,
उस पर हमारे लीगल एक्सपर्ट्स उसका मुनासिब जवाब दे सकेंगे। बहैसियत सियासी वर्कर मैं पॉलिटिकल डायनामिक्स पे तो बात कर सकता हूँ, लीगल डायनामिक्स के ऊपर क्योंकि मैं पॉलिटिकल इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊँ। इमरान इस्माइल साहब आप फरमाइएगा। मैं ख्वाजा साहब के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, आपकी जमात के लिए भी ये दिन आए तो आपको भी जवाब देते हुए मुश्किल पेश आएगी, मैं उन्हें तंग नहीं इस पर करना चाहता। आप फरमाइएगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आप खुद उम्मीदवार हैं, हो सकता है आपको इसका बहुत फ़ायदा भी पहुँचे अगर MQM का नाम इस मामले में और आगे चलता है, अखबारात की जीनत बनता है या कि अदालत में ऐसा कोई नाम आता है, तो आप क्या कैसे देखते हैं इस केस को? इमरान भाई को तो हर घंटे लम्हा ब लम्हा फ़ायदा पहुँच ही रहा है। पहुँच रहा है जी इमरान इस्माइल साहब? जी जी, मैं कह रहा हूँ शुक्रिया आपका बहुत। मैं समझता हूँ कि MQM इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। एक तरफ ऑपरेशन होता है तो भी MQM के पास से असला बरामद होता है, जो मतलूबा शख्स हैं वो भी 90 से निकलते हैं। मैं जब 90 कहता हूँ तो मेरा मुराद खुर्शीद मेमोरियल हॉल 90 और उससे मोहल्ले का जहाँ इनके अपने ऑफिस हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकलिटीज़ में ना जाएँ कि जी 90 तो ये घर है और ये निकले इस घर से हैं, वो है इन्हीं के, इन्हीं के खुर्शीद मेमोरियल हॉल भी इन्हीं का है और 90 भी इन्हीं का है। वहाँ से बरामद होना का मतलब ज़िम्मेदारी MQM की पड़ जाती है। और ये जो अब डेवलपमेंट हुई है ये भी इसके भी मेरा ख्याल है कि MQM को काफ़ी जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि हर शख्स जो पकड़ा जाए उससे कतई ताल्लुक़ कर लेना जो है वो मेरा ख्याल है MQM ने अब अपना लिया है इसको, लेकिन ये इसका मसले का हल नहीं है। या किसी टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपना कि फ़िल्म किसने बनाई थी, कौन आया था, कौन गया था, सौलत मिर्ज़ा ने जेल में इंटरव्यू दिया कि जेल के बाहर दिया, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आप अदालत में प्रूव कीजिएगा। जो टीवी पर आ रहा है, जो लोग आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको बहरहाल देना पड़ेगा। ये खाली कह देना जैसे सौलत मिर्ज़ा के उन्होंने कहा ना कि हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है, 25 साल से हमारा ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और वहाँ वो पिक्चर्स उसकी बीवी लेके बैठी है कि उसकी लास्ट बर्थडे भी वहाँ पे जेल में बनाई जा रही है और केक खिलाए जा रहे हैं। और इमरान इस्माइल साहब, ये जो मौज़म अली की गिरफ्तारी है ये वो जिसे कहते हैं ना अर्थ शेकिंग न्यूज़, ये अर्थ शेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि वो जो UK पुलिस ऑफिसर का भी स्टेटमेंट आया था कि हमने पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त की है, कुछ लोग वहाँ पर हैं, हमें वो चाहिए। तो चौधरी निसार का आज का बयान उसकी तस्दीक करता है कि उसे कोऑपरेट करने जा रहे हैं, उन्होंने कह भी दिया और गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। तो MQM के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती है ये चीज़, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सकती है 23 अप्रैल को। मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन अगर आप उससे कोई हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक कोई हरगिज़ नहीं है, बिकॉज मेरे लिए दिस वाज अ न्यूज़। और एक्चुअली तो मैंने अभी तक वो चौधरी निसार साहब का बयान भी लोगों ने मुझे बताया, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं टीवी पर बैठ नहीं सका, अपनी कैंपेन में बिजी था। अभी भी मैं हाफिज नईम साहब से पूछते हैं। हाफिज नईम साहब, आप फरमाइएगा, 90 की रेड और आज मौज़म अली की गिरफ्तारी, इसके दरमियान में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, मेरे ख्याल में किसी सियासी जमात के लिए इसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स और बहुत बुरी खबरें हैं फॉर MQM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ये बात कहूँगा कि जो शख्स भी गिरफ़्तार हुआ है उसको अदालत में पेश करना चाहिए, और जितने सबूत उसके हवाले से मौजूद हैं उन सबको भी अदालत में लाना चाहिए, और उस पर अगर उन्होंने कोई JIT बनानी है तो वो भी फ़ौरन बना के मेरा ख्याल है 10-15 दिनों में इसको पेश कर देना चाहिए, ताकि बिल्कुल किसी को ये मौका ना मिले कि वो ये कह सके कि ये हम पर जो है वो कोई इल्ज़ाम लगाया गया है। साफ़ और शफाफ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसलिए मैं आज की तारीख़ में वो कोई क्लेम नहीं करूँगा कि जिस तरह से मीडिया के ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि जितने लोग इस हवाले से पकड़े जा रहे हैं वो अगर MQM का नाम ले रहे हैं तो ये सिर्फ मीडिया ट्रायल नहीं है, बल्कि माजी में इन तमाम लोगों के ताल्लुकात और उनकी तंजीम में हैसियत ये बहुत वाज़े है, और ये इस तरह से वाज़े है कि जिस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मसलन ये कि वली बाबर केस में इतने सारे लोगों को तो कत्ल कर दिया गया, लेकिन जो लोग जिनके ऊपर जो एक्यूज़ थे, जिनको सज़ाएँ दी गई या जो एब्सकॉन्डर थे और बाद में गिरफ़्तार हुए, उन सब का केस MQM के एक MNA लड़ रहे थे। उन्होंने कहा ये मेरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी, मैं MNA बनने से पहले लड़ रहा था, चले मान लेते हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ इलाकों के रहने वाले, मुख्तलिफ़ आबादियों के रहने वाले एक ही वकील करते हैं, और वो वकील उसको रिवार्ड के तौर पर बाद में MNA भी बना दिया जाता है, और वो आजकल MQM का दिफा भी टेलीविज़न पर करते हैं। एक कोई चीज़ नहीं है कि जिसको बुनियाद बनाकर आप कहें। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनका बेहतर होगा कि नाम लें ताकि सलमान बलूच साहब, मैं ऑन एयर कह चुका हूँ, ये बात सलमान भाई को खुद कह चुका हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए,
मसला सिर्फ इतना सा भी नहीं है। पहले वो पीपल्स पार्टी से उनकी वैसे उनके वालिद पीपल्स पार्टी के थे, वो खुद अब एमक्यूएम में आ गए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे ये गुजारिश करता मौजम अली का कोई ताल्लुक था एमक्यूएम से? देखिए, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात नहीं कह सकता। अगर कल को कुछ तफसीलात आएंगी तो आप मुझे लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ठीक तरीके से बताऊंगा। आज तो मैंने भी न्यूज़ सुनी है, इसलिए मैं इस पर मजीद कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ताकि इनको ये मौका ना मिले। बात चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार सवाल पूछने पे आमादा करती हैं, बात चीज़ें रोक लेती हैं। 92 ऑपरेशन के बाद जिस तरह की ब्रीफिंग हुई थी, मैं उस वक्त भी इसी प्रोफेशन में था, जब हमें वो जनापुर के नक्शों की खबरें सुनाई गई तो हमें भी बड़ा हुआ कि यार ये क्या होने लगा था कराची के अंदर। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने, जनरल नसीर ने, सारों ने उसके ऊपर पानी फेर दिया कि सारा कुछ झूठ था। तो बड़ा दुख हुआ कि ये क्या कुछ हो रहा था पाकिस्तान में। अब जो वीडियो क्लिप्स हमने देखे हैं, खुद खुर्शीद बेगम हॉल की वो फुटेज है जिसमें वो एक दो लोग नज़र भी आ रहे हैं अंदर आते हुए। उसके बाद फिर बार बार सवाल उठते हैं। तो 5 जमातों का नाम आया था नईम साहब, उसमें आपकी जमात भी शामिल है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में थी। तो अब तो मेरा दिल करता है कि पांचों से पूछूं कि बताओ भाई आप कर क्या रहे हो कराची वालों के साथ। अच्छा नदीम मलिक साहब, ये तो आप बिल्कुल आज आपने सवाल किया है तो बहुत वाज़ेह तौर पर बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में जिन जमातों का नाम आया था उसमें जमात इस्लामी का नाम जब लिया तो हमने मालूमात की कि ये क्या है, तो पता चला वो एक स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को जब हमने देखा तो सिर्फ एक बात थी कि लियारी के कोई फजलुर रहमान साहब हैं जो भत्ता लेने में मुलव्वस हैं। हमने फजलुर रहमान साहब जो हमारे नाजिम रहे हैं उनको लेकर मीडिया पे आए और फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारे फजलुर रहमान साहब को बरी किया। इसलिए मैं बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि इस टारगेट के लिए कल भी आपके कल भी आपके कोई लोकल कोई टॉन नाज़िम है नेमतुल्लाह साहब, शायद उनके बरखुरदार गिरफ्तार हुए। नहीं ये वो वाले नेमतुल्लाह नहीं है जो नाजिम कराची थे, ये और वाले नेमतुल्लाह। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ मेरे भाई, उनके बरखुरदार गिरफ्तार हुए। नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जमात इस्लामी का देखें, ख्वाजा इजहार साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसे किसी जमात ने चैलेंज नहीं किया इंक्लूडिंग एमक्यूएम। तो जितना चार्ज था आपकी जमात के ऊपर भी, जमात इस्लामी के ऊपर भी उतना ही और एमक्यूएम के ऊपर भी उतना ही। तो अंडू करवा लेते, अंडू नहीं हुई। 2011 की जजमेंट है, फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी है, सारे उसमें मुलव्वस। अब अगर उस जजमेंट की शक्ल देखें तो आप सारी जमातों के ऊपर चार्जशीट है वो एमक्यूएम से। ख्वाजा इजहार साहब जी। नदीम भाई, मैं थोड़ा सा लीगली गुजारिश करूंगा कि जिस तरह नईम रहमान साहब ने फरमाया है वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इस तरह है कि जैसे मैं वकील हूँ, मैंने एक इल्ज़ाम लगाया, मैंने स्टेटमेंट दिया, वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। 156 पेजेस के ऊपर जो 14 नुकात हैं जजमेंट के, उसमें किसी भी जमात का भत्ताखोरी से लिंक नहीं है। जजमेंट में कहीं लिंक नहीं है। ऑब्जर्वेशन में तमाम वकला जो बात करते हैं वो उसको नोट किया गया है, तमाम गवाहान जो बात करते हैं उसको नोट किया गया। तो इस चीज़ को मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेहरबानी होगी कि ऑब्जर्वेशन को और जजमेंट को अलग-अलग रखें। नॉर्मल केस अगर डिवोर्स का भी चलता है तो उसकी भी जजमेंट जो है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन भी 100 पेज की होती है, लेकिन जजमेंट एक ही पेज का निकलता है और जजमेंट ही फैसला होता है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान में ऑफिशियली एज ए ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नेशनली और इंटरनेशनली कहीं पे भी इस इल्ज़ाम के तहत कहीं पे भी परसू नहीं हो रहा है। उसको इंडिविजुअल्स हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक और बात करूं, जैसे आपने कहा वली बाबर कत्ल केस में सलमान मुजाहिद बलोच साहब के आपने जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा ही था। वो पहले से वकील थे, बाद में वो एमएनए बने, उसके बाद वो उस केस से और उससे मुतल्लिका तमाम केसेस से विड्रॉ भी हुए। जब इस चीज़ की हसासियत को हमने भी महसूस किया और फिर वो देखा आपने जो कातिल गिरफ्तार हुए, चाहे वो वकला के थे चाहे वली बाबर थे, उस पर किसी पे भी एमक्यूएम का मौक़िफ़ इख्तिलाफ़ी नहीं है, बल्कि हमारा एलामिया है कि हम अदालती फ़ैसले को तस्लीम करते हैं। हम इस बात से मुतमईन हैं कि अदालत और हमारे इदारे प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रहे हैं। मैं आखिर में एक बात और करूँगा, देखिए जनाब, पूरे पाकिस्तान में लोग गिरफ्तार होते हैं, इस्लामाबाद में, पंजाब में 60,000 से लोग पंजाब में एब्सकॉन्डर हैं। हर शख्स या उसका भाई या उसका बहन या उसका वालिद किसी न किसी जमात का कारकुन या वोटर होता है। बदकिस्मती से कराची में, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी एमक्यूएम को वोट देती है, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पकड़ा जाता है उसे खुदारा एमक्यूएम की पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उससे नथी ना करें। कल को मेरा सगा भाई साहब, इसमें तो दो राय है ही नहीं कि जो अर्बन सिंध का मैंडेट है वो आपके पास है, आप कराची से जीते हैं और बड़ी जमात है, जमात इस्लामी मेरे ख्याल में वो मुकम्मल तौर पर अपनी स्ट्रेंथ लूज कर चुकी है और अब आपके पास वो स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर खुर्शीद मेमोरियल हॉल से कुछ लोग पकड़े जाएं और खुद आपका वो 90 वो जो खुर्शीद मेमोरियल के इंटरनल आपके सिक्योरिटी कैमराज की फुटेज से इस्टेब्लिश हो, हैदर भाई ने तस्दीक भी कर दी थी कि ये दुरुस्त है फुटेज, तो फिर सवाल तो उठेंगे, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से आपकी जमात के जो जिम्मेदारान हैं
अगर उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन आ जाए, ख्वाजा इजहार साहब अगर आपकी ज़ात के हवाले से सवालात उठ जाए तो फिर तो ये सवाल मुझे पूछना पड़ेंगे ना कि मैं ये जायज़ है या नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपकी बात से सिर्फ इसलिए कि मीडिया पे बैठा हूँ और इख्तलाफात करूँ नहीं, बिल्कुल लॉजिकल बात करनी है। कई बार इस 2 साल में हमारी कई बार राब्ता कमेटी चेंज हुई। हम समझते हैं, हमारे कायदे ने ऑन एयर का है, पार्टी के अंदर बहुत सारे मामला हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप शायद टॉक शो में नहीं कहते, वो अल्ताफ भाई ने ऑन एयर कही हैं। हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। अगर इस इस्लाह में हमारे अगर मुझे लेकिन एक जवाब नहीं अभी भी मिला कि जो लोग खुर्शीद मेमोरियल हॉल में थे, जिसके ऊपर खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने मेरे साथ ही बात करते हुए कहा था कि कुछ लोगों का, या हमारे चैनल पे बात करते हुए कहा था कि कुछ लोगों को राब्ता कमेटी में इल्म था कि ये वहाँ पर हैं, इनको वहाँ नहीं होना चाहिए था। उनमें से किसको पनिश किया गया? मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। राब्ता कमेटी से किसके नॉलेज में था, किसको पनिश किया आपने, पार्टी से निकाला किसको? देखें, जिस सूरत हाल में ये फुटेज आई और जब हमने, जो मेरी मालूमात है वो सिर्फ ये है कि वो कहीं और उनकी रिहाइश थी। खुर्शीद मेमोरियल हॉल पब्लिक सेक्रेटेरिएट, किसी को आने जाने पे रोका नहीं जा सकता। वो शायद रेंजर्स के छापे के बाद वो वहाँ पर तेज़ी से अंदर आकर उन्होंने शेल्टर लेने की कोशिश की और ये शायद सोचा कि यहाँ से शायद गिरफ्तारी नहीं होगी, और ये इसी गुमान के अंदर वो वहाँ से बरामद हुए। उनकी वहाँ रिहाइश नहीं थी, उनका वहाँ क़याम नहीं था, ये आपने फुटेज में भी देखा है। और ये बात आपकी दुरुस्त होगी, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब का बयान यह है कि राब्ता कमेटी में कुछ लोगों को इल्म था, ये आपने भी सुना होगा। मैं बिल्कुल, और ये अल्ताफ भाई यकीनन इस सिलसिले में बहुत सारे रद्दोबदल कर चुके हैं। अभी नई एक CEC फॉर्म की है, रोजाना की बुनियाद पर ये इस्लाह हो रही है। किसको सजा मिली इस बात पे? सजा किसको मिली इस बात पे? सजा किसको मिली, किसको निकाला गया? अब देखिए, सजा देना कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, वो नहीं, ये तो इंटरनल पार्टी मैटर है ना कि अनवांटेड लोग थे भाई, ये वहां क्यों आ गए? आपने इंटरनली पार्टी डिसिप्लिन के तहत उन लोगों को वहां से हटा दिया। वो मैं जानना चाहता हूँ किसको मिली वो सजा। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी तक जिस किस्म के भी हमारे पास सबूत और शवाहिद रेंजर्स या पुलिस से हमें मिल रहे हैं, उस शख्स को कानून के सामने पेश होने के लिए अलल ऐलान कहा जा चुका है। अगर मौजूदा राब्ता कमेटी या मुमकिन है मुझे भी कहा जाए तो मैं 1 घंटे बाद जाके खुद पेश हो जाऊंगा कि जनाब बताइए अगर मेरा कसूर है। इमरान इस्माइल साहब, आपकी जमात जो है वो लार्जली लगता है कि बेनिफिशरी हो रही है इन तमाम वाक़यात का। क्या 23 अप्रैल आपके लिए कोई अच्छी खबर ला सकता है? क्योंकि MKM तो मुझे लगता है दिन ब दिन इन मसाइल में उलझ गई है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं और ये अभी इनमें इंटेंसिटी आएगी। अगर कल वो अदालत में पेशी होगी तो और इनको डिफेंड करते हुए मैं इन्हीं प्रोग्रामों में सवाल उठाऊँगा तो इनके लिए मसाइल आएंगे। मतलब ये बात पता नहीं कितनी मुनासिब है या नहीं है, लेकिन मुझे ख्वाजा साहब से, हैदर साहब से ये सारे सवालात पूछने पड़ेंगे कल भी। मेरा ख्याल है नदीम साहब, ये मकफ़ात अमल का सिलसिला जारी है। मोर देन कि आप ये देखेंगे बेनिफिट किसको है या नुकसान किसको है। दे आर जो इन्होंने बोया है वो काट रहे हैं। यानी आप मुझे बताएं, ये अभी ख्वाजा साहब यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जी खुर्शीद मेमोरियल हॉल जो है वो एक पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ जा सकता है। कोई नहीं आ जा सकता इनकी इजाज़त के बगैर। आप पहले गली में जाते हैं, वहाँ एक बैरियर है, वहाँ से आगे आते हैं, वो उसके बाद आपसे पूछता है, फिर वायरलेस पे वॉकी टॉकी पे बात होती है, फिर 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आपको लेने आते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली वहाँ जाते हैं कि आपको जाना होता है। वॉक इन नहीं हो सकता, वॉक इन तो जिना पार्क नहीं है, तो बाकी क्या वॉक इन आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। हो सकता सर, नहीं बिल्कुल इमरान भाई, आप मुझे बोलने देना। आप नहीं तो आपने जितनी गलत बयानी की, मैं बोला नहीं बीच में, मैं बोला ही नहीं बीच में। आप उसके बारे में क्लियर कर दीजिएगा ना। मैंने तहरीक इंसाफ के बारे में बात की, अगर आप कहते हैं तो मैं तहरीक इंसाफ के बारे में बात करता हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के बारे में थोड़ी किया, मैंने अपनी पार्टी के बारे में बात की। आप जरूर कीजिएगा, लेकिन मुझे आप मेरे कमेंट करने दें, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा ना। तो वो मुमकिन ही नहीं है कि वो वहाँ पे वॉक सुन रहे हैं, आदमी अच्छे चलता हुआ आ जाए, पता चले कि आप क्या बात कर रहे हैं। सर हज़ारों नहीं लाखों आदमी सपोर्ट करें, आप तो इसकी फिक्र ही ना करें। इन्होंने तो NA-246 में कभी कैंपेन ही नहीं की, आज तो कैंपेन की जरूरत पड़ गई उसको। वो अपना कंवर नवीद साहब को कहें कि आराम से हैदराबाद जाके सोएं, जैसे गबूल साहब सो रहे थे। 1,40,000 वोट पड़ जाएंगे, क्यों भागा फिर रहे गली गली के अंदर। सर मैं तो बहुत खुश हूँ, आप परेशान ना हो, मेरी खुशी से आप परेशान ना हो, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं। लेकिन ये फैक्चुअल सिचुएशन ये है। अरे तो सर मैं कह रहा हूँ, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नींद तो हमारी उड़ेगी ना। मैं तो हंस परेशानी आपको क्यों है? मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो फ्रेश हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मालूम। सर ये जो पूरे आपने इलाके के अंदर
अरबों रुपए खर्च किए हैं, ये बिला वजह किए हैं। आपको तो घर बैठ के वोट मिलते हैं। तो भाई नवीद साहब भागे भागे क्यों फिर 22 MPs तो आपने अरबों रुपए खर्च किए। नदीम साहब 140 दिन नदीम साहब 22 MPs इस इलाके में काम कर रहे हैं। इस हल्के में 22 MPs काम कर रहे हैं। 22 हर गली के अंदर का MP खड़ा है। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इनको तो घर बैठ के वोट मिलता है। ठप्पा मशीन लगी हुई है इनके पास, वो लगता है। अब इनको पता है कि ठप्पा नहीं लगने देंगे हम, तो इसलिए परेशानी शुरू हो गई है। देखे ना, इस एक सीट से हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ में या इनकी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये एक सीट हारने से इनको पता है कि कितना डैमेजिंग है ये इनके लिए। कराची को हम इमरान कराची बनाने जा कोई रहे हैं। ऐसा चांस है कि ये एमकेएम के ऊपर जो पे दर पे केसेस आ रहे हैं, इमरान इस्माइल साहब, क्या ये पे दर पे केसेस आपकी जीत के ऊपर मुंतज हो सकते हैं कि एमकेएम को दबाया जा रहा है और आप जीत जाए? दबाया क्यों जाएगा, मुझे बताएं। अगर ये सारा झूठ है तो इससे तो एमकेएम को फायदा होगा जो ये कह रहे हैं कि झूठ है, और अगर सच है तो एमकेएम को नुकसान होगा। इतने केसेस हैं, मैं आपको कह रहा हूं ये तो किसी बड़ी से बड़ी पार्टी में भी डाल दें तो उसे उठना मुश्किल हो जाएगा। सर जो इन्होंने बोया वो एक पार्टी, देखें नदीम साहब, नईम साहब से भी जवाब ले लें क्योंकि आप तीनों पार्टियां मध्य मुकाबल हैं। नईम साहब आप जमात इस्लामी, इमरान साहब बात कर लें पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्टी के रहनुमा को नहीं बल्कि लीडर को क्या ये कहने के लिए चाहिए कि वो कहे कि मेरी पूरी राब्ता कमेटी चाइना कटिंग और कब्जे में इन्वॉल्व है? ये डिनाई कर सकते हैं? ये भी उसी राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, ये इन्वॉल्व हैं चाइना कटिंग में और कब्जे में। मैं राब्ता कमेटी का मेंबर नहीं हूँ भाई, मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं MP थे तो ना, उसी राब्ता कमेटी के मेंबर थे। सिफर है आप, सिफर है आप। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं कभी भी नहीं रहा भाई, आपको पता नहीं है। इमरान भाई बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं यार। देखिए भाई नईम साहब, 23 का जो इलेक्शन है वो ये सारी डेवलपमेंट चाहे किसी के हक में है या खिलाफ है या सही है या गलत है, ये तो अदालतों के फैसले के बाद साबित हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि एमक्यूएम ऑन दी डिफेंसिव है। ये और डिफेंसिव हो जाएगी जब ये केसेस और आगे 1-2 दिनों में इसकी तफसीलात सामने आई हैं। अगर अल्ताफ हुसैन साहब की जमानत वाला मसला आ गया उस दिन सारा दिन फिर चैनल तो खबरें चलाएगा ना, वो तो चलाएगा, एमक्यूएम मुश्किल में पड़ जाएगी। अब देखिए मैं बिल्कुल यही बात कहूँगा जो इमरान भाई ने कही है कि अगर इन्होंने कोई चीज़ की है और वो अदालतों के अंदर साबित होगी तो ज़ाहिर ये मुकाफ़ात अमल होगा। लेकिन अगर ये मासूम है, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो उसके नतीजे में इन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मसला सिर्फ आज का और कल का नहीं है, ये 30 साल की दास्तान है। ये शहर कराची जिसने इनको शुरू में एक मैंडेट दिया था और इस बात का दिया था कि महाजरों को उनके हुकूक मिलेंगे और हमारे दिलद्दर दूर होंगे, 5वीं कौमियत मिलेगी, तशख़्ख़ुस मिलेगा, इसलिए VCR बेचो और असलाह ख़रीदो। लोगों ने असलाह भी ख़रीदा, वोट भी दिए, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दी। लेकिन चंद बरस में लोगों का हाल ये हुआ कि जो दुकान चलती हुई थी वो भी चलना बंद हो गई, हड़तालें हुई, भत्ते लिए गए, बोरीबंद लाशों का कल्चर हुआ, पठानों से लड़ाया, पंजाबियों से लड़ाया, सिंधियों से लड़ाया, खुद कफील होकर महाजरों को महाजरों से लड़ाया और सबसे ज़्यादा नुकसान महाजरों ने उठाया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कराची में जो महरूमियाँ थीं, तो ये 25 MNA, ये 50 MBA, ये जो सेनेटर, ये वुज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज जो पिछले अरसे से हर हुकूमत में शामिल होते हैं, गवर्नर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुका है। इन्होंने कराची को खंडर बनाया है, इन्होंने कराची का तशख़्ख़ुस ख़राब किया है, इन्होंने कराची की शिनाख्त को रहमान साहब, इसलिए इनको तो अब दस्तबरदार मैंने आपको यहाँ कहनी है ऑन एयर, वो मैं एमकेएम से भी कहूँगा और आपसे भी कहूँगा। मेरी बात पूरी हो जाए, वजूद में आने से पहले नहीं आपकी बात ही होगी, आप ही नईम साहब आप ही बात करेंगे, आप ही से सवाल है जी। एमकेएम के मार्ज़ वजूद में आने से पहले कराची की सियासत में आपकी जमात के ऊपर भी यही एलिगेशन था, मसलन यही काम, यही एलिगेशन अब एमकेएम के ऊपर है। कराची के लोगों का कसूर क्या है? मैं तो आप दोनों जमातों नदीम मलिक साहब, या आप टोटल झूठ बोलते हैं जब आप बार बार ये बात करते हैं कि जमात इस्लामी, अरे मैं वाज़ेह तौर पर मेरी बात सुन आप इजहार कर रहे हैं ना, मैं आपसे ये जाहिर करता है कि वो सवाल के अंदर कितनी बड़ी कड़वी सच्चाई है। सुन लीजिए मेरी बात, आप हमेशा ये बात करते हैं, मुझे मालूम है आपके चैनल की पॉलिसी, जमात इस्लामी के बारे में आप एमक्यूएम और जमात को एक मिला रहे हैं, जिन्होंने हजारों लोगों को कत्ल किया और जिस जमात के ऊपर किसी एक आदमी का कत्ल भी नहीं है उसको एक कर रहे हैं। आप उन लोगों को जिन्होंने बोरीबंद लाशों का कल्चर पैदा किया और जमात इस्लामी को जिसके प्रोफेसर गफूर और अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह खान ने तामीर और तरक्की की और लोगों के मसाइल को हल किया और कराची के माथे पर वो झूमर के तौर पर सामने आए, आप इनको एक करते हैं। इसलिए आप खुदा के वास्ते ये साजिश मत करें
आप हमेशा ये बात करते हैं कि आप एमक्यूएम और जमात को एक कटहरे में लाकर खड़ा करते हैं। आपकी पॉलिसी आपके मालिकान की अमेरिका को खुश करने की हो सकती है, लेकिन आप ये काम ना किया करें। शख्सियात भी जमात इस्लामी में है, सिराजुल हक साहब जैसी मोहतरम शख्सियात भी जमात इस्लामी में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कराची में 80 की सियासत आपने भी उतनी देखी है, मैंने भी उतनी। कोई एक कत्ल हमारे जिम्मे नहीं है, कोई एक बोरीबंद लाश हमारे जिम्मे नहीं है, कोई एक कायद का गद्दार मौत का हकदार हमारे जिम्मे नहीं है। हमने पार्क बनाए, हमने तामीर की, हम कराची का मुकदमा लड़ रहे थे, मैं आपसे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं जी। आपके नेमतुल्लाह ने कराची में बहुत तरक्की की, इसमें शाकी नहीं है, तो उतनी तरक्की मुस्तफा कमाल ने भी की। शाबाशी। नहीं, आप तो माशाल्लाह एमक्यूएम के वकील बन जाते हैं जमात को गिराने के लिए, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि रवैया छोड़ दीजिए। अपना कसूर मानना चाहिए, जमात और एमक्यूएम को एक कटहरे में ना खड़ा करें, खामियां दुरुस्त करनी चाहिए, कातिलों को और तामीर करने वालों को एक कटहरे में खड़ा ना करें, दहशतगर्दों को और इस शहर की खिदमत करने वालों को एक कटहरे में खड़ा ना करें प्लीज। गधे घोड़े बराबर नहीं होते। मैं गुजारिश करूंगा, देखें अभी माजी में इनके जो साबका अमीर थे जिन्होंने हमारे फौजी जवानों के गले काटने वालों को और फौजियों को शहीद कहने से गुरेज किया, उसके बाद थोड़ा सा जमात इस्लामी पे अजाब आया है। और ये जो APS स्कूल में जो वाक़यात पेश आए, हम समझते हैं कि मुल्ला उमर, उसामा बिन लादेन, शेख मोहम्मद खालिद या इससे मिलते जुलते तमाम जो इनके रूहे रवा रहे हैं, वो तो बहुत बड़े इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अफ़वाज पाकिस्तान समेत मासूम बच्चों के कातिल हैं। ये अफ़वाज पाकिस्तान के हमदर्द को तो देखें, जो फौज को गालियां देते हैं सुबह शाम, उन्होंने खुलकर उनकी न सिर्फ हिमायत की है बल्कि उनके हाथों शहीद होने वाले फौजियों के लिए जो कलमात अदा किए, मैं समझता हूं सिराजुल हक साहब बिल्कुल मॉडरेट आदमी है। इसी तरीके से मैं कहूंगा कि अब जो पाकिस्तान में अच्छी शख्सियत है, दहशतगर्द कोई भी हो, इसी तरीके से दहशतगर्द कोई भी हो, लेकिन ये तमाम लेकिन मैं हर शख्स को एक ही ब्रश से पेंट नहीं कर सकता। जो उनकी खामियां उनकी आइडेंटिफाई करूंगा, जो आपकी खामियां आपसे आइडेंटिफाई करूंगा। आपको भी अपनी सियासत कराची की सियासत में आपको वोट देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। देखिए, अगर तो जमात इस्लामी इतना परफॉर्म कर रही होती तो एमक्यूएम वजूद में ही नहीं आती, मादरत के साथ। यार मैं तो जमात इस्लामी ने जो पिछले 40 साल में कराची के साथ जो सलूक किया और फिर जो रिकॉर्ड तरक्याती काम हमारे दौर में हुए, बल्दियाती दौर में, कराची 60 साल में इतना फूला नहीं समाया जितना हमारे दौर में किया। जहां तक आप खामियों की बात कर तो फिर मुस्तफा कमाल को इन्होंने डिसोन क्यों किया? मुझे बताएं, मुस्तफा कमाल को यहाँ से रवाना क्यों कर दिया? सवाल का जवाब दें। अगर उसने तरक्की की, इमरान इस्माइल कहते हैं मैं राब्ता कमेटी का मेंबर हूं, आप कहते हैं मुस्तफा कमाल का डिसोन किया। भाई कौन से उम्मत पढ़ रहे हो क्या? उम्मत तो मेरे भाईजान, लेकिन किसने मुस्तफा कमाल को खड़ा कर दिया था? किसने उसको घर में बंद कर दिया था? मलेशिया में महल्ला उसने बनाए थे और उसकी बुनियाद मैं तो इस बहस में कमाल के घर में रहते थे, पॉलिटिक्स में आपकी बात नहीं करता। कमाल के घर में रहते थे। मैं तो आपसे बात करता हूं कि नेमतुल्लाह खान ने 32 कॉलेज बनाए थे, उसके बाद एमक्यूएम ने कितने कॉलेज बनाए? एक भी नहीं बनाया। मैं तो ये बात करता हूं कि नेमतुल्लाह खान ने 18 मॉडल पार्क बनाए थे, उसके बाद आपने उन पार्कों पे कब्जा कर लिया, उन पे बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उन पे चाइना खड़ी कर दी। मैं तो ये कहता हूं कि हमने K3 मंसूबा बनाया था और 90% काम प्रोजेक्ट हमने 20 करोड़ इमरान इस्माइल साहब बताइए। आपको पता ही नहीं है बल्दियाती इदारों का? इमरान इस्माइल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि नेमतुल्लाह ने कराची में बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको शाबाशी देता हूँ। कराची की सियासत उसके बाद बदली, उसके बाद मुस्तफा कमाल आया, मुस्तफा कमाल ने और ज़्यादा तरक्की की, उसको भी शाबाशी देता हूँ। बाकी जो करप्शन के इशूज़ हैं या एलिगेशन है उसके ऊपर अगर कोई मुलव्वस है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इमरान इस्माइल साहब आज की सियासत पर आ जाऊँ, एक सवाल कर लूँ थोड़ा सा इस कराची की लड़ाई से हट के। आप और जमात इस्लामी एक उम्मीदवार फील्ड करने के लिए बातचीत कर रहे थे, क्या वो पॉसिबिलिटी है अभी या वो इम्कान ख़त्म हो चुका है कि एक ही मुश्तरका उम्मीदवार हो जमात इस्लामी और PTI का 23 अप्रैल को? नहीं, बातचीत तो चल रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद में सिराज साहब से शाहिद खान साहब की कोई बात हो रही है उस सिलसिले में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट इन अ डे और सो। वो जो भी रिजल्ट होता है इन अ डे और सो, तो उसका टाइम निकलता नहीं जा रहा। आज 13 अप्रैल को बात कर रहे हैं, 23 को इलेक्शन है और अभी बातचीत चल रही, रुकावट क्या है उसमें? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम वहाँ पे वी आर अ वेरी गुड पार्टनर्स इन KPK, बहुत अच्छा मिलके कारोबार काम चल रहा है, सारा कारोबार ज़िंदगी वहाँ पे बड़ा बेहतर होता जा रहा है। लेकिन कराची के अंदर आई डोंट नो कुछ रुकावटें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस कर रहे होंगे,
बहरहाल वहाँ से जो डिसीजन आएगा वो कबूल करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ विड्रॉ नहीं करेगी, ये दिस इज गिवन। तहरीक इंसाफ विड्रॉ नहीं करेगी। हाफिज नईम साहब, क्या आपकी गुंजाइश है या आप भी विड्रॉ नहीं करेंगे? हम इनको इंशाल्लाह कायल कर लेंगे, इसलिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पर जमात इस्लामी वहाँ मौजूद है, इलेक्शन लड़ती रही है। हमने 2002 में 33,000 वोट लिए थे, MQM के वोट उस वक्त 54,000 थे। बाद में फिर हमने और PTI दोनों ने बाइकआउट किया था 2008 में, तो MQM के वोट 1,64,000 वगैरह हो गए थे। उसके बाद जो है वो हमने 2013 में जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था वो तकरीबन 2-2.5 घंटे की पोलिंग में हमारे 10,000 वोट थे, फिर हमने बाइकआउट किया था और इसके नतीजे में पूरा इलेक्शन एक्सपोज हुआ था और उसका बेनिफिट यकीनन PTI को मिला। हम PTI के वोट बैंक का भी हाफिज नईम साहब, इसका जवाब यह है कि फिर आपके भी कैंडिडेट मैदान में होंगे 23 को और PTI के इमरान इस्माइल भी मैदान में होंगे, दोनों खड़े होंगे और MKM के साथ मुकाबला कर रहे होंगे, या आप कोई एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे? देखिए हमारी कोशिश राय की अभी गुंजाइश है। देखिए हमारा उसूली कोशिश है कि हमें मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए और यही नहीं बल्कि आइंदा का इलेक्शन भी मिलकर लड़ना चाहिए। हम एक दूसरे को कायल कर रहे हैं, फैसला कब होगा? हम ये समझते हैं कि हम PTI को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। डेडलाइन क्या है इसकी, कब फैसला होगा कि कौन कायल होता है? इलेक्शन से पहले ही होगा जाहिर। टाइम निकलता जा रहा है, आज 13 अप्रैल है। देखिए एक और बात सुन लीजिए नदीम साहब, मैं एक बात कहूँ। जी जी सर, पहले इसका मुझे जवाब मिल जाए, क्या एक कैंडिडेट फील्ड करने के लिए कोई डेडलाइन है या नहीं है? जी जी सर। जी इमरान भाई, ये लोकल बॉडीज में आपसे इमरान इस्माइल साहब हिस्सा ज्यादा मांगते हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में आपसे कहते हैं आधी नशिस्तें इनको दे दें, उसके ऊपर लड़ाई है। और एक सर्वे करा लें जो पॉपुलैरिटी बेसिस आए उसके ऊपर 5% ज्यादा ले लें हमसे। अच्छा इमरान भाई, मेरा ख्याल ये है, नईम भाई अभी बात कर रहे थे ना, नईम भाई की बड़ी इज्जत है, लेकिन नईम भाई जो अभी बात कर रहे थे ना, हम MKM को मुंह देते रहे 20 साल से कर रहे हैं, ये इसकी मिसाल ये है कि एक दीवार है, उसको एक शख्स बैठा हथौड़े से 20 साल से ठोक रहा है, उसको नहीं टूट रही। अब उन्होंने देखा एक आदमी बुलडोज़र लेके आया, कह रहे हैं जी हमारा हक है, हम 20 साल से हथौड़ा मार रहे हैं, आप ये बुलडोज़र हमें दे दें। ऐसे तो नहीं होता। आप आज पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट करा लें, आप देख लें इलाके में कौन, मैं कह रहा हूँ सर्वे करा लें, गैलप से करा लें। इमरान भाई देखिए, जिसको ज्यादा वोट इमरान भाई ये बात मैं टीवी पे डिस्कस नहीं करना चाहता और ये करना भी नहीं चाहिए हम दोनों को, हमारे लीडर्स बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि हमने यहाँ 2004 में MQM के लोगों ने 12 लोगों को शहीद किया था हमारे, और हमने लाशें उठाई हैं और हमने मुकाबला किया है और हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, हम वहां पर फील्ड में काम कर रहे हैं, हम अंदर मौजूद हैं। एक बात बता दीजिए, ख्वाजा साहब से इसका जवाब दे दो। ये फैसला हतमी है नईम साहब, क्या ये फैसला हतमी है कि दोनों PTI और जमात इस्लामी उम्मीदवार मुश्तरका लाएंगे, फैसला आज हो या कल हो, ये बात हतमी है कि उम्मीदवार एक ही होगा? हमारी ख्वाहिश यही है, ख्वाहिश यही है। ख्वाजा इजहार साहब, अगर ये दोनों जमातें मिल के आपका मुकाबला करें, आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वोटर आपके पास है, अब आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, परेशानी में आप, और मजीद हो सकता है आपकी परेशानी 1-2 दिनों में बढ़ जाए अगर ये केसेस इमरान फारूक वाले आगे चले, मुअज़्ज़म के कुछ बयानात आए, तो क्या आपके लिए दर्द सरी बन सकते हैं ये दोनों? अच्छा, मैं आपको ज़रा परसों कंटोनमेंट हैदराबाद का रिज़ल्ट आया है, हमारे 2 उम्मीदवार जो है ना वो वहाँ से कामयाब हुए हैं कंटोनमेंट के इलेक्शन से। और इस तमाम मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया पाकिस्तान का मीडिया इसको देख रही, पाकिस्तान की आवाम मीडिया को देख रही है, ज़रूर है हम पे मुश्किल वक्त है, हम पे बहुत ज़्यादा कड़ा वक्त है, हम हर तरफ से परेशानी में हैं और यकीनन हमारे मुखालफिन जो है वो बढ़ चढ़ कर अपनी बढ़के लगा रहे हैं। लेकिन NA 246 में चाहिए 2 जमातें मिल के लड़ें या लहदा लड़ें। हमें मालूम है कि कराची की आवाम का मैंडेट 23 अप्रैल को दुनिया के सामने आएगा और नदीम भाई आपके प्रोग्राम में मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ 4 फिगर्स डिफीट होगी। कोशिश तो 5 फिगर की है लेकिन 4 फिगर्स डिफीट होगी। बाई इलेक्शन में इतना क्योंकि ज़्यादा टर्नआउट नहीं रहता। मेरा ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे रखिएगा, हो सकता है 23 अप्रैल की रात को आपको शायद ये क्लिप चलाना पड़े। तो इसका मतलब है कुछ 40-50 हज़ार या कुछ 90,000 वोटों से आप इनको मारेंगे, इससे कम पे नहीं मारेंगे। 4 फिगर्स कह रहा हूँ मैं, आपको पता है 2-4-5 हज़ार की मैं बात नहीं कर रहा, 4 फिगर्स डिफीट हो। अच्छा एक बात असल में ये कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, इनका पुराना हिसाब किताब है, ये कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ एक मसला ठप्पों का नहीं है, वोटर लिस्टें पहले से मौजूद हैं। इनसे पूछे वो पुराने वाले नंबर गिनते हैं, बाद में इलेक्शन लड़ते हैं। बनने दिए इन्होंने हार मान ली, हमने नहीं हार मानी, कभी नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। हार मान ली, मैदान में आइए इंशाल्लाह 23 को आइए। ख्वाजा इजहार साहब,
कल जैसा देखा है ना हमारा, सब कहाँ से बनवाते हैं वो थम वाले अंगूठे? रबर वाले किधर से बनते हैं वो थम वाले अंगूठे? रबर भाई के मुझे तो ये पता चला है कि इस बार के इलेक्शन में रेंजर्स और पुलिस जो है ना उनकी निगरानी में हो रहा है। सर, वोटर तो लिस्ट मुझे है। तो अपनी पुलिस और रेंजर्स तो अच्छा है ना, मुझे न्यूट्रल अपनी होगा। पुलिस और एक रेंजर्स लास्ट पे वन भरोसा है। लाइनर, एक लास्ट वन लाइनर ख्वाजा इजहार साहब आपसे वन लाइनर। एक र्यूमर ये है, और वो र्यूमर है, वो र्यूमर ये है कि आप केसेस से इतने परेशान होंगे कि 23 अप्रैल से पहले बाइकआउट कर देंगे। क्या ऐसा कोई खदशा मौजूद है? ताहाल हमारे किसी भी पॉलिसी फोरम पे ये बात ज़ेरे गौर है। मैं दरखास्त करूं, ताहाल कल सिराजुल हक साहब जी, ने बताइए। दरखास्त की है कि अब आपने जो कुछ करना था कर लिया, बहुत सारे एमएनए एमपीए रहे, अब आप हमारे हक में दस्तबरदार हो जाए। हम पहले भी काम कर रहे थे, अब भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, आप आपस में मिलकर ही तय कर लीजिए, मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर हो जाएगा कराची वालों के लिए। आप ख्वाजा आपस में इजहारुल हसन बैठे, साहब, आप हाफिज इत्तेहादी नईम जमात साहब, हैं। इमरान इस्माइल साहब, हमसे इतने इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।